नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब विकसित भारत की कल्पना की माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा, तो उसकी क्या कल्पना होगी, क्या रोड मैप होगा, किस तरीके से भारत विकसित राष्ट्र बनने के लिए इस रास्ते के ऊपर चलेगा और उसकी नींव रखने का काम किया। ये जो स्कीम 2005 में मनरेगा के नाम से आई थी, इसका एक महत्व था 2005 में, लेकिन समय के साथ जो डिमांड थी, यानी कि जिस तरह से तकनीक की डिमांड थी, रोजगार के जो अवसर सृजन कराने थे वह नहीं कर पा रहे थे, तो एक नया बिल विकसित भारत के तहत जी राम जी के तहत लाया गया, जिसके अंदर अमूलचूल परिवर्तन किया गया। जिस सोच के तहत, जिस मंशा के तहत ये बिल लाया गया था, वो कहीं ना कहीं कई त्रुटियों की वजह से कार्यान्वित नहीं हो पा रहा था। जो मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूँ, ये 2014 में जबकि 30 से 35 और 40,000 करोड़ के बीच में आवंटित होते थे मनरेगा के तहत, ये 2025 में जब बिल आया गया है तो लगभग 1,50,000 रुपये 1,50,000 करोड़ रुपए इसके ऊपर दिए जा रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा, जिसमें से 90,000 करोड़ सिर्फ केंद्र सरकार का शेयर होएगा। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि सिर्फ ग्रामीण इलाकों को रोजगार मुहैया कराना ही इसका एक उद्देश्य नहीं था, क्योंकि वह रोजगार ऐसा रोजगार बन सके कि आगे जाकर उन लोगों की मदद कर सके। ना तो ऐसी परिस्थितियां बन पाई, और इसीलिए ये बिल को लाया गया है ताकि लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र से आते हुए लोगों को उसका फायदा मिल सके, पलायन बंद हो सके, और गरीबी का जो सबसे बड़ी दिक्कत रहती है गांव देहात में, उसके नए मौके मिल सके लोगों को। तो उस तहत ये बिल बनाया गया है, और एआई का तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जो त्रुटियां थी सिस्टम के अंदर, जो कमियां थी सिस्टम के अंदर, ताकि जहां पर जो लाभार्थी था, जिसको फायदा मिलना चाहिए था, जो डिजर्विंग लोग थे, कहीं ना कहीं वो वंचित रह जा रहे थे, तो तकनीक का इस्तेमाल करते हुए, एआई का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हर एक व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि माननीय मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का, दोनों का हमेशा से, सदैव से यही एक सोच रही है कि पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति की चिंता कैसे की जाए, और उसी सोच के तहत एक ऐसी व्यवस्था बनाने का काम किया गया है। क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो कांग्रेस कार्यकाल में कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा लोगों तक मिलता है, पहुंचता है। तो उसी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए माननीय मोदी जी ने और केंद्र सरकार ने पहले एक ऐसी व्यवस्था बनाने का काम किया जहां पर करोड़ों बैंक खाते खोले गए, और लोगों को सीधे तौर पर उनका जो भी लाभार्थी को लाभ मिलना है वो सीधे तौर पे उनके खाते में जा सके, ऐसी व्यवस्था बनाने का काम किया। और जब ऐसी व्यवस्था बन गई तो अनेकों स्कीमें, जिससे का फायदा प्रत्येक तौर पे लोगों को सीधे तौर पे मिलना चाहिए, उनके खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करने लगे। उसी तहत, उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए विकसित भारत जी राम जी के तहत 2025 के तहत लोगों को सुचारू रूप से सिर्फ काम ही नहीं मिले, पर गांव की जो अर्थव्यवस्था है वह भी विकसित हो सके, इस सोच के तहत ये बिल लाया गया है। पलायन का जो मुद्दा है, उसका कैसे समस्या का समाधान निकल सके, उस सोच के तहत ये बिल लाया गया है। और गरीबी, जो कि पिछले 2005 से लेके अब तक जो गरीबी रेखा की चिंता करते हुए कि उनके लिए क्या काम किया जा सके और उनके लिए ऐसे कैसे मौके प्रदान किए जा सके जहां पर उनको लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट मिल सके, इस तहत ये बिल लाया गया है। और मैं समझता हूं कि इस बिल का सबको स्वागत करना चाहिए, और हम सबको मिलकर ये प्रयास करना चाहिए कि जो विकसित भारत का विजन लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार चली है, उसके लिए ये बिल एक नींव का पत्थर साबित होगा। देखिए, विकसित भारत की परिकल्पना एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिकल्पना है। मैं आपसे पूछता हूं, मेरे जितने पत्रकार साथी हैं यहाँ पर, उनसे पूछता हूं
कि क्या प्रधानमंत्री जी से पहले किसी प्रधानमंत्री ने भारत को एक विकसित राष्ट्र के तौर पर स्थापित करने की कल्पना की है? क्या किसी ने कहा कि ये रोड मैप है, ये खाका है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र के तौर पर स्थापित होगा? ये सोचना भी संभव था इससे पहले क्या? तो जब हमने उस दिशा और दशा में काम करना शुरू किया माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार, तो ऐसी कई स्कीमें आई हैं जिनको आज के संदर्भ में, आज के परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। रही बात नाम की, तो भगवान राम का नाम लेने में तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक बात तो ज़रूर बोलूँगा कि हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी वे भी भगवान राम के अनुयायी थे, उनको भी आपत्ति नहीं होती भगवान नाम के नाम से। जी, इसमें केंद्र सरकार की, जैसे मैंने आपको कहा कि इस साल का जो बजट आया है उसमें लगभग 90,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा केंद्र सरकार अपनी तरफ से, आप अगर सवाल का जवाब सुनना चाहते हैं तो थोड़ा संयम रखिए, मैं आपका विस्तृत जवाब दूंगा आपकी बात का। तो उसमें लगभग 1.5 लाख करोड़ की लागत जो 25 में आने वाले जो बजट लाया गया है, प्रावधान लाया गया है, उसमें से 90,000 करोड़ से ज़्यादा केंद्र सरकार उसमें अपना हिस्सा डालेगी। ये राशि लगभग 3 गुना है जितना राशि केंद्र सरकार पहले डाला करती थी उसके वनस्पत। तो आप उसको संदर्भ में देखिए, और जिसका जब स्कीम को बड़ा किया गया है और विस्तृत तरीके से पेश किया गया है तो उसका फायदा भी आम आदमी को मिलेगा। बजट ही बढ़ा दिए गए तो केंद्र सरकार का भी योगदान बढ़ा दिया गया। कांग्रेस का आरोप है कि पहले 60% भागीदारी केंद्र की थी, अब 60% भागीदारी केंद्र की, 40% राज्य की है, लेकिन पहले जो थी 90% केंद्र की, 10% राज्य की। देखिए, ये विपक्ष का काम है लोगों को भ्रमित करना, और वे भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र के अंदर। हाल ही में बिहार की जनता ने, हरियाणा की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने, दिल्ली की जनता ने अपने विवेक से अपना मत दिया है। मुझे लगता है विपक्ष को लोगों की चिंता करनी चाहिए जिन मुद्दों से लोग जुड़े हुए हैं, और अगर वे जुड़े रहेंगे तो शायद लोग भी उनकी बात ज़्यादा सुनेंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि परसेंटेज बदली है, लेकिन जो राशि केंद्र सरकार योगदान दे रही है वो राशि 2 गुने से भी ज़्यादा बढ़ के लगभग 3 गुना हो गई है वनस्पत उसके, जब कांग्रेस सरकार 2014 में अपना योगदान दिया करती थी। तो ये बात लोगों को भ्रमित करने की बात है। केंद्र ने अपना हिस्सा बढ़ाया है। सर ये कहते हैं जब फसलें कटेंगी उन दिनों में जी राम जी का काम नहीं होगा, जबकि मनरेगा में ऐसा नहीं होता था। ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है। बल्कि जो नंबर दिन है उनको भी बढ़ाने का काम किया है केंद्र सरकार ने। जितने दिन पहले यूपीए सरकार में होते थे उससे लगभग 25 से 30% बढ़ोतरी की गई है केंद्र सरकार द्वारा। हाल ही में श्रमिकों की वर्क स्लिप को लेकर भी एक घोटाला हरियाणा प्रदेश में सामने आया। मनरेगा भी श्रमिकों से जुड़ा हुआ ही उपक्रम है जी, देखिए, नाम बदलकर अगर कुछ और रख दिया जा रहा है तो क्या पारदर्शिता, स्पष्टता रहेगी? देखिए, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। ये बात सही है कि कुछ ना कुछ त्रुटियां आती हैं, और इसीलिए ये बिल लाया गया है। ये बिल लाने का मुख्य कारण भी यही था कि क्योंकि जो हमारी व्यवस्था बनी हुई थी वहाँ पर उस व्यवस्था के अंदर काफ़ी घपले होने की भी शिकायत आती थी कि लोग किसी के नाम पर पैसा ले लेते थे, और इसको ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाने के लिए, पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए ही ये बिल लाया गया है, जहाँ AI टेक्निक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। पूर्ण रूप से हमारी जितनी भी सरपंच हैं और पंचायतें हैं उनको अधिकृत किया जाएगा कि वह काम ले सके। सिर्फ काम देना ही इस बिल का उद्देश्य नहीं है। इस बिल का उद्देश्य ये भी है कि आर्थिक व्यवस्थाएं गांव की भी सुचारू रूप से बढ़े, और कहीं ना कहीं गांव के अंदर भी विकास होए। इसका फायदा जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार पैसे दे रही है वो गांव के हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इस सोच के तहत ये बिल लाया गया है और इन त्रुटियों को ठीक करने के लिए लाया गया। 400 दिन की गारंटी का वादा किया गया है, कितना आसान है ये? ट्रांसपेरेंसी क्या गारंटी है? देखिए, ट्रांसपेरेंसी की गारंटी पे तो मैं अभी विस्तार से बात करके हटा हूँ, और मैं ट्रांसपेरेंसी, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी एक पारदर्शी सरकार चलाने में विश्वास रखते हैं, और उसी के तहत ये काम किया गया है। इससे बड़ा ट्रांसपेरेंसी का क्या उदाहरण हो सकता है कि सबके बैंक खाते खोलकर उनके खातों में सीधे तौर पे पैसे दिए जाएं। इससे अच्छा ट्रांसपेरेंसी का क्या उदाहरण हो सकता है कि बिचौलिए को ख़त्म किया जाए, बिचौलिए के कॉन्सेप्ट को ही ख़त्म कर दिया जाए।
और उसी के तहत, उसी कड़ी में ये बहुत अहम कड़ी आज जिसके बारे में हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं हो रही है। और इस पे हमारी देश की सबसे बड़ी पंचायत में बहुत अच्छे से पूर्ण रूप से दोनों सदनों के अंदर चर्चा हुई है, जहां पर पक्ष ने विपक्ष ने अपनी बात रखी है। और मैं नहीं समझता हूं कि किसी को भी किसी भी तरीके का संशय होना चाहिए कि पारदर्शिता, जहां तक ऐसा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी पूरी पारदर्शिता से काम करते हैं, और ये कदम उसके लिए उसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। सर, आपने कहा कि ये बिचौलिए खत्म किए जाएंगे, लेकिन जो है ये सरपंच के द्वारा ही इन लोगों को रोजगार दिया जाएगा या सरकार डायरेक्ट इन लोगों को रोजगार पैदा करेगी? देखिए, जो व्यवस्था है, जो गांव की सरकार तो सरपंच और पंचायत द्वारा ही चलती है, लेकिन उसके ऊपर सुचारू रूप से चल सके एक एआई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए एल्गोरिदम्स लिखे गए हैं, जहां पर कोई भी अनोमली निकलती है, कोई भी ऐसी चीज़ निकल के आती है जो गैर ज़रूरी हो या फ्लैग की जाए, उसके ऊपर तुरंत समीक्षा की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। तो हम तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो लोकतंत्र का ढांचा है उसकी इज्जत करते हुए। सर, आप बता रहे हैं एआई बेस्ड है, एआई में भी समय समय पर त्रुटियां जो है वो सामने आती रहती हैं, क्योंकि ये भी ह्यूमन ऑपरेटेड है, तो उसके लिए क्या विकल्प? देखिए, एआई का जो कॉन्सेप्ट है वो ह्यूमन ऑपरेटेड नहीं है, उसका एक हिस्सा ह्यूमन ऑपरेटेड होता है, लेकिन एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो अपने आप ही चल सके, और उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं लगातार। अभी बहुत बड़ी एआई कॉन्फ्रेंस भारत में हो रही है, जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। फरवरी के महीने में दुनिया में दूसरी बार कॉन्फ्रेंस हो रही है जो भारत के अंदर हो रही है, और भारत ने एआई के अंदर बहुत अमूलचूल परिवर्तन भी किया है, काम भी कर रहे हैं गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई त्रुटियां आ सकती हैं, दिक्कतें आ सकती हैं, मैं इसे मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारी सरकार तैयार है, कटिबद्ध है कि कोई दिक्कत आए तो मिनिमम टाइम में उसको ठीक करके कैसे सुलझाया जाए। और क्योंकि यही एक सोल्यूशन है, यही एक तरीका है आगे बढ़ने का और सुचारू रूप से ऐसी व्यवस्था चलाने का जिसका फायदा पारदर्शी तरीके से आम व्यक्ति को मिल सके और जिसकी लेखा जोखा भी उनके सामने आ सके। भाई बाकी को भी कर लेना, देख आप कर ले भाई, तू भी पूछ ले। करेंगे और भी तो करेंगे, सबका नंबर आने दो यार। मुझे नहीं लगता है कि गरीब आदमी के लिए सोचने को, उसकी चिंता करने के लिए राज्य सरकार को ये सोचना चाहिए कि उनके ऊपर बोझ ज़्यादा है। अगर हम गरीब की चिंता नहीं कर सकते हैं तो किसकी चिंता करेंगे? तो मुझे नहीं लगता है कि ये सवाल उचित है। अगर किसी राज्य सरकार को इससे आपत्ति है तो उनको अपने मतदाता के ऊपर देखना चाहिए, पूछना चाहिए, सोचना चाहिए कि वो किसके बारे में कह रहे हैं। सर, यही इसी सवाल में है जो विपक्ष का आरोप ये है कि 40% स्टेट देगा, तो वो 40% पहले ही कर्ज में है, स्टेट सरकारें जो है वो आगे दे नहीं पाएगी और योजना बंद हो जाएगी। तो सरकार ने जो बिल लाया वो इस योजना को बंद करने के लिए भी लाया, ऐसा उनका आरोप। देखिए, संकीर्ण मानसिकता है विपक्ष की, मैं मानता हूं, क्योंकि अगर कर्जा लिया है, आप कर्जा लेते हैं तो वापस देते हैं कि नहीं देते हैं? आप होम लोन लेते हैं तो देते हैं ना वापस? आप भी तो लेते होंगे, घर अपना बनाएंगे तो। गाड़ी पे लोन लेंगे तो वापस देंगे कि नहीं देंगे? तो जब लोन लिया है तो देना है, इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं जो हम अनर्गल बात कर रहे हैं। तो मेरे को अपनी बात बोलने दीजिए, उसके बाद आपका दूसरा, तीसरा, 10वां सवाल का भी जवाब दूंगा। पर अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो आप अपना जवाब नहीं फ्रेम कर पाएंगे। तो लोन लिया है, देना पड़ेगा, ये विषय नहीं है। जो राज्य सरकार है, हरियाणा की राज्य सरकार पूरी तरह से सक्षम है वो अपना लोन देने के लिए भी और अपनी कमिटमेंट पूरी करने के लिए भी। जो सरकारें अपनी अर्थव्यवस्था ठीक से नहीं चला रही हैं उनको शायद चिंता आनी चाहिए या चिंता हो सकती है, लेकिन आप 40% किसको दे रहे हैं? अपने राज्य के सबसे डिजर्विंग लोगों को, जो पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति है, जो गरीब आदमी, उसी को दे रहे हैं ना। अगर आप अपने राज्य के लोगों को पैसा नहीं दे सकते हैं, जिनको ज़रूरत है, तो इसमें राज्य जो चला रहे हैं उनको इस पर सोचना चाहिए कि उनकी क्या कार्यनीति है कि आज वो इस परिस्थिति में। सर, क्या लगता है आपको विपक्ष जो है वो लगातार दुष्प्रचार नहीं फैला रहा, जिस तरीके से मनगढ़ंत बयान जो है दिए जा रहे हैं कि? देखिए, मैं विपक्ष की गलती नहीं मानता हूं, क्योंकि विपक्ष बुरी तरह से डिमोरलाइज हो चुकी है और उनको मुद्दाहीन हो चुकी है। और मैंने कहा कि राजनीति में, लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन होती है। हाल ही में हमने 4-5 राज्यों के चुनाव देखे हैं और हर राज्य में एक ही बात निकल के आई है
कि देश की जनता की आस्था माननीय नरेंद्र मोदी जी पे और भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए के अंदर है, और पूर्ण रूप से आपने उसका बार बार लगातार परिणाम आते हुए देखा है। हाल ही में बिहार में देखा है, उसी तरीके से विपक्ष ने तो हरियाणा में भी यही कहा था कि हमारे प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं। तो मुझे लगता है कि जितनी ताकत विपक्ष अनर्गल बातें लगाने में, झूठ फैलाने में लगाता है, अगर लोगों की चिंता करेगा तो शायद उनको ज्यादा फायदा मिले। सर, ये योजना दोनों सदनों में पास हो चुकी है, झारखंड से कब इसको लागू करने का प्रावधान है? देखिए, मैं मानता हूं कि ये बहुत ही जल्द आपको इसका इम्पैक्ट ग्राउंड पे देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ इसका फ़ायदा लोगों को तुरंत प्रभाव से लोगों को मिलेगा, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है बिल पास होने के बाद, गैजेट नोटिफिकेशन होती है, नोटिफिकेशन होने के बाद उसके कार्यान्वयन में कुछ टाइम लगता है, पर जो भी टाइम लग रहा है शीघ्र ही इसका फ़ायदा लोगों को जल्दी मिलेगा, जैसे कि जो प्रक्रिया के तहत होता है। अगर मैं आपको उदाहरण देना चाहूँ, पड़ोसी राज्य है पंजाब, उसकी बात करें तो पंजाब में मजदूरी की अगर आप आंकड़ा उठा के देखो और आप पंजाब में ही परिस्थितियाँ उठाकर देखो, तो जो आप कह रहे हैं वहाँ वो बात सही है। लेकिन अगर उन्होंने ऐसी अर्थव्यवस्था बनाई है या इस तरह की उनकी कुरीतियाँ हैं, मैं कह सकता हूँ कि वे अपने प्रदेश के अंदर जो सबसे गरीब लोग हैं, जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उनकी चिंता नहीं कर सकते हैं, या 40% हिस्सा भी नहीं डाल सकते हैं उनकी ज़रूरत अनुसार, तो वो उनके कर्म है भाई, उनको देखना है, वे उनकी जिम्मेदारी है, लोगों ने उनको चुन के भेजा है, उनको वोट दी है, उसकी जवाबदेही वही कर सकते हैं। हाँ जी, जैसे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अभी स्टेट कार्यकारी प्रधान है, उन्होंने ये बताया कि जो कांग्रेस ब्लॉक से लेकर स्टेट लेवल पर जाएगी, फिर राज्य स्तर पर, फिर नेशनल लेवल पर। उन्होंने जो बात कही कि जो वर्कर हैं उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं दी गई इसमें, नंबर एक बात, और नंबर दो, जो 100 दिन का था 100 से 125 हमने बोला भी कर दिए, 25 दिन बढ़ा दिए, लेकिन कहने लगे कि वो गारंटी नहीं, पहले गांव तक थी, अब शहर तक है। ये मतलब सरकार ने अपने अनुसार यूज करें। देखिए, आप ये समझिए बात को कि ये इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य ये था कि जो पलायन हो रही है, आप उसके लिए एक ऐसी व्यवस्था बना सकें कि लोगों को लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट मिल सके। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, लोगों को सिर्फ कुछ चुनिंदा दिनों के लिए पैसे दिए जाते थे, कुछ काम ढूंढकर उनको दिया जाता था। ऐसा काम क्यों ना ढूंढ के दिया जाए जिससे गांव का विकास हो? ऐसा काम क्यों ना ढूंढ के दिया जाए जहां की गांव की अर्थव्यवस्था बन सके, ताकि उस गांव को भी फायदा मिले। जब पैसा खर्च हो रहा है तो गांव को भी फायदा मिले, या जिसको नौकरी का मौका मिले उसको लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट का मौका मिले, या अपना व्यवसाय करने का मौका मिले। इसी सोच के तहत ये पॉलिसी लाई गई है। कहीं ना कहीं जो नुकसान भी हो रहा था कि जिसके लिए पैसा जा रहा था उनको नहीं मिल रहा था, उस व्यवस्था को भी बदलने के लिए पॉलिसी लाई गई है ताकि लोगों को उसका सीधे फायदा मिल सके। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि गरीब आदमी, इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसका हक नहीं मारा जाना चाहिए। इसमें सर आगे बजट सत्र आने वाला है, क्योंकि प्रदेश का भी बजट आ रहा है, और 28 तारीख को सीतारमण जी भी बजट की शुरुआत करने वाली है। कैसा हो हरियाणा का बजट और कैसा हो देश का, क्योंकि जो विकसित भारत 2047 है, बजट पे ही डिपेंड करेगा। जो पैसा आएगा तो ही सरकार काम करेगी। देखिए, ये बात आपकी सही है कि बजट एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, और हमारी सरकार ने ये जो अंग्रेज़ों की मानसिकता वाली सोच थी उसको ख़त्म करने का काम किया, और बजट को 1 फरवरी को लाना शुरू किया। क्या आपको पता है कि बजट पहले शाम को 5 बजे क्यों लाया जाता था? क्योंकि उस वक्त इंग्लैंड में दोपहर के 1 बज रहा होता था। तो हम अपना बजट देश का इंग्लैंड के टाइम के हिसाब से लाया करते थे, और ये प्रथा आज़ादी के 70 साल बाद तक भी चलती रही। इस प्रथा को ख़त्म करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, और ये जो गुलामी की मानसिकता से आज़ादी प्राप्त करने की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, तो ये उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण और प्रतीक है कि हम अभी भी उसी तरीके की मानसिकता से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं, और हमें उस मानसिकता को तोड़ना है, उससे बाहर निकलना है। सांसद जी, कि यमुनानगर से पंचकुला चंडीगढ़ लाइन प्रस्तावित है, वो बजट में जिंदा होती है, सर्वे होगा, वैसे आज तक नहीं आया। कटारी साहब बेचारे चले गए, उसका क्या रहेगा बजट में? होगा आपने मेरे संज्ञान में लाए हैं, मैं आपको इस पटल से आश्वस्त करके जाता हूँ, वायदा करके जाता हूँ कि आपकी आवाज़ मैं उठाऊंगा सदन में, और बजट के अंदर भी उठाऊंगा। सर, वैसे आप एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते अपने एरिया का या अपने हरियाणा के लिए
क्या योजनाएं बजट में दी हैं ताकि वो हम रातों पे देख पाएं? देखिए, मैं बहुत सारी योजनाओं पे हम काम करते हैं लगातार, समय समय पर, जहाँ जिस तरह ज़रूरत अनुसार आती हैं। अभी हाल ही में हमने एक नमो शक्ति रथ के नाम से एक नई कैंपेन शुरू की है, जो 17 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे माननीय मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी ने उसको फ्लैग ऑफ किया था। और ये 22 एम्बुलेंस वैनें हैं जो हमने अपने क्षेत्र में शुरू की हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ये हर ज़िले में जाएंगी। और हमने ये ज़िम्मा उठाया है क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री जी ने अपने जन्मदिन पे एक बात कही थी और आह्वान किया था कि अगर हमारी मातृशक्ति स्वस्थ है, हमारी बहनें माताएं स्वस्थ हैं, तो हमारा परिवार स्वस्थ है, हमारा परिवार स्वस्थ है तो भारत स्वस्थ है। तो मेरा ये मानना है कि ब्रेस्ट कैंसर का दुनिया का सबसे बड़ा स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म हमने शुरू किया है स्तन कैंसर का, और उसका एक ही उद्देश्य है कि लगभग 27 से 30% कैंसर के केसेस महिलाओं में जो आते हैं वो स्तन कैंसर के होते हैं। और स्तन कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो समय से पता लग जाए तो हमारी माताओं बहनों की जान बच सकती है। तो उसी हेतु हमने ये कैंसर शुरू किया नमो शक्ति रथ के नाम से, और अब तक हज़ारों महिलाओं का हम गांव देहात में हर रोज़ एक कैंप लगाते हैं। बाकी पूरे हरियाणा में लेके जा रहे हैं और 22 के कार्यक्रम चलेगा, और उम्मीद करते हैं अगले 1-1.5 साल के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर हम ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग, स्तन कैंसर की स्क्रीनिंग करते हुए हमारी माताएं बहनें, हजारों माताओं बहनों की जान बचा सकेंगी। सरकार ने आज मुफ्त है आयुष्मान भारत के तहत, अगर समय तो सिर्फ उनकी जान बच सकती है। बहुत बहुत सर, जनता को तो मिला हुआ है, लेकिन पत्रकारों का आज दिन तक 5 लाख के अंतर्गत आय नहीं, आज दिन तक। पत्रकार भी 5 लाख के अंदर आते हैं, पर पत्रकार गरीबी रेखा के नीचे नहीं आते। यमुनानगर में सांसद कार्तिकेय शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे आप। बीबी राम जी जन जागरण अभियान के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा कर रहे थे। उनका नया बिल विकसित भारत के तहत लाया गया है, इस योजना का सबको स्वागत करना चाहिए। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा, राम का नाम लेने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम बातों का जिक्र किया है। बीबी राम जी जन जागरण अभियान के तहत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नया बिल विकसित भारत के तहत लाया गया। उन्होंने कहा कि इस योजना का सबको स्वागत करना चाहिए, राम का नाम लेने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यमुनानगर में सांसद कार्तिकेय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा, बीबी राम जी जन जागरण अभियान के तहत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि नया बिल विकसित भारत के तहत लाया गया, इस योजना का सबको स्वागत करना चाहिए, राम का नाम लेने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यमुनानगर में सांसद कार्तिकेय शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीबी राम जी जन जागरण अभियान के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नया बिल विकसित भारत के तहत लाया गया, इस योजना का सबको स्वागत करना चाहिए। अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, कैसी बनी चाय? सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, चाय का असली टेस्ट MDHT+ से ही आएगा। लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH टीम्स मसाला। सच MDH। शिव प्रकाश जी सिर्फ 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक से अचानक चले गए। टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसों से उनके माँ बाप को सहारा मिलेगा। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। अगर आप और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का।
28 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा। दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। मुख्यमंत्री नायब सैनी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल पटोले सहित कोर ग्रुप के तमाम